हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 के लिए, जो कि प्रैक्टिस टेस्ट ये 10वां वीडियो है, जिसमें कि हमने परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न लिए हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये प्रश्न जो टोटल मैंने लिया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिया है, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो ग्रुप डी या एलपी टेक्नीशियंस का। तो मैं प्रैक्टिस पे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चंस को उठाया हूँ। जो लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ही रहे हैं। तो देखिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को, जो कि आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ हर एक रोज़ एक टेस्ट, जिसका एक स्मार्ट अप्रोच रहेगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कीजिए इस क्वेश्चन। मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर करने का कोशिश कीजिए, जो कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाले होंगे इस हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, एक पेंसिल का 1/2 भाग काला, शेष का 1/2 भाग सफ़ेद, यदि शेष भाग नीला है तो इस नीले भाग की लंबाई 3.1/2 है। यह है 3.1/2 सेंटीमीटर है। तो पेंसिल की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। पहला जो कर रहा है 1/2, दूसरा भी 1/2 और ये बाकी बात बचा हुआ है तो इसको रहने देते हैं। तो 1/8 क्वेश्चंस में मिस्टेक है दोस्त, क्योंकि मैंने क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा लगता है गलती हो गया है। 1 मिनट नहीं, ज़्यादा देर नहीं रुकनी है आपको, बस हो गया। 1/8 है, ये क्या है 1/8। ओके, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। नीचे में जो आपका हर में दिख रहा है इसका एलसीएम आप टोटल पेंसिल की लंबाई मान लीजिए कि टोटल जो है 8 सेंटीमीटर का है। ओके, ऐसे ही आंसर नहीं, मैं कहता हूँ इन दोनों का एलसीएम जो है 8 और 2 का एलसीएम अब 8 मान लीजिए। अब इसका 1/8 कितना 1 होगा, है ना। क्या कर रहा है 1/8 भाग काला है, यानी ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है 8 का 1/8 कीजिएगा तो कितना 1। इसका कहने का मतलब अब शेष, यहाँ पर क्या बोल रहा है शेष का 1/2, तो 8 में से तो एक ये काला वाला हिस्सा हो गया, तो बचा कितना 7 का 1/2, 7 का 1/2, तो इसका मतलब 3.5 यहाँ पर वाइट वाला। और अब इसने कहा इस नीले भाग की लंबाई, यानी शेष जो भाग बचा हुआ नीला भाग है उसकी जो लंबाई है 3.1/2 है, 3.1/2 है। तो पूरे पेंसिल की लंबाई क्या है, हमने माना है कि पूरे पेंसिल की लंबाई 8 है, ठीक है, लेकिन रियल में है नहीं। अभी इसको देखिए कैसे फाइंड कर। तो बच गया कितना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3.5, तो 4.5, 8 में से 4.5 गया तो कितना बचा 3.5, है ना। तो इस 3.5 को भी हम क्या कह सकते हैं, 3.5 को भी हम 3.5 ही तो कह सकते हैं। तो ये जो नीला वाला का यहाँ से हिस्सा निकला 3.5, और ये भी क्या है 3.1/2 3.5, तो 3.5 की वैल्यू 3.5 है, तो 8 का वैल्यू कितना होगा 8 ही होगा। इसका डायरेक्ट आंसर 8 है ना। तो हालांकि आप इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है जहां से आप आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हैं। ओके, देखिए यदि समीकरण x² - bx + c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो -α - बीटा मूलों वाला समीकरण का कौन सा होगा,
ठीक है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये द्विघात समीकरण का ही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस इस बी के जगह पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है ना, प्लस ये सी के जगह पर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, इसने ये कहा यहाँ पर x लगेगा x, तो ये फार्मूला आपका रियल में होता है। तो इसको इस टाइप से लिखा है जिसका मूल्य है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो पुट किया है इस b का मतलब अल्फा प्लस बीटा और इस c का मतलब अल्फा इंटू बीटा। लेकिन अब हमको ये पुट नहीं करना, अब हमको ये पुट करना है। तो इक्वेशन तो यही होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा यहाँ पर क्या प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस बीटा एक्स और आपका इधर प्लस अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों का गुना कीजिएगा तो क्या होगा अल्फा इंटू माइनस बीटा, तो ये कट जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा ही हो जाएगा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अब हमें आंसर कैसे पता चलेगा, अगर मैं इसका माइनस को कॉमन ले लूँ या इस माइनस से पूरे को गुना कर दूँ इसके अंदर का, तो ये क्या बन जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स बन जाएगा, या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो ये, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा तो है ही। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर बी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बी एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी बराबर 0। जो मेरा आंसर होगा ये होगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इन सब प्रश्नों में हो सकता है अधिकतर लोग जो है वो ऑल द मेथड यूज करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इस प्रश्न का बहुत जल्दी आंसर आ सकता है। बात समझ रहे हैं कैसे, देखिए कह रहा है कि एक मिश्रण में 729 मिलीलीटर में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। दूध और पानी का नया मिश्रण अनुपात जो है 7:3 प्राप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कह रहा है। तो हम मान लेते हैं मिल्क और वाटर। ठीक है, तो मिल्क कितना अनुपात में 7, जो पहले था 729 में से 7, और वाटर 2, लेकिन बाद में कुछ पानी ऐड किया गया। मेरी बात को यहाँ पर अगर गौर से समझिएगा तो ज़्यादा देर नहीं इस प्रश्न को करने में लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। मैं नहीं कहूँगा कि इसे 5 सेकेंड में आप कर लोगे, लेकिन जो टाइम अधिकतर स्टूडेंट लेंगे उससे आप कम लेंगे अगर मेरे तरीके से करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है 7:3। तो एक बात बताइए, इसने तो सिर्फ कहा है कि अतिरिक्त पानी मिलाया है, इसका मतलब दूध जो पहले अनुपात में था बाद में वही होना चाहिए, जो कि है भी। तो बढ़ा क्या है, अतिरिक्त पानी ही तो बढ़ा है। पहले पानी का अनुपात 2 था, अब 3 हो गया, तो कितना बढ़ा है, तो अनुपात में 1 बढ़ा है। तो अब पता कर लेते हैं कि रियल में कितना बढ़ा है। पहले जो 7 और 2, यानी इसमें कहने का मतलब दूध और पानी दोनों मिलाकर 7:2 था, तो हम कह सकते हैं 7 और 2 का योग कितना 9, यानी 9 अनुपात का ही मान हमें 729 दिया है। हमें 1 अनुपात की मान चाहिए क्योंकि हमने पानी जो ऐड किया है अनुपात में 1 ऐड किया है। तो यहाँ से अगर आप कटाइएगा तो 1 अनुपात का जो मान आएगा आपका 81 आएगा, है ना, और यही 81 मिलीलीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए इसको मैं बेसिक से भी कराता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो कि पहली बार चैनल पर आए होंगे तो उसे लगता होगा कि ये कोई रॉन्ग तरीका हो सकता है, लेकिन नहीं दोस्त, बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका है जो कि
आपको एग्जाम में बहुत कम समय में आंसर दे देगा अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो। जैसे कहने का मतलब कि 7:2 में जो दूध और पानी का अनुपात था, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क जो हो जाएगा टोटल है 729, कितना है 729, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दूध मिल्क जो होगा 7 के प्लस पानी जो होगा 2 के, तो यहाँ से इसको देखिएगा तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा 729, तो के बराबर कितना 81, के बराबर कितना 81। तो देखिए अब कह सकते हैं कि मिल्क जो है 7 के है, तो मिल्क कितना होगा 7 गुना 81, और वाटर कितना होगा, जो आपका वाटर होगा वो कितना हो जाएगा 81, 2 गुना 81, यही तो आप कह सकते हैं 2 गुना 81, है ना। तो इतना आप निकालिएगा। फिर उसके बाद कहता है कि इसका रेशियो लीजिएगा कि मिल्क और वाटर देखा जाए तो ये 7 गुना 81 गुना ही कर देते हैं, 7 का 7 7 8 56, मिल्क कितना है अपॉन 2 8 2 16 162। इसमें कह रहा है कि पानी ऐड किया है, कुछ पानी ऐड किया है, जो कि मान लेते हैं x लीटर पानी ऐड किया होगा, तो ये 7:3 आ जाएगा। यहाँ से जो सोल्व कीजिएगा जो x आएगा वो तब जाकर आंसर होगा। कहीं ना कहीं ज़्यादा कैलकुलेशन में आप फंस सकते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ ये सब तरीके को भूलिए और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। और क्या कर सकते हैं, देखिए 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, जिसमें से 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 3 महीना है, ठीक है। तो 5वें लड़के की औसत आयु क्या होगा, तो औसत से तो आपने प्रश्न हो सकता है बनाए होंगे, और हो सकता है इस प्रश्न को भी आप कर सकते हैं, और जो प्रश्न आप कर सकते हैं उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पहले रोक कर लीजिए, अगर हो जाता है तो ठीक है तो आगे बढ़ जाइए, नहीं तो फिर आप जारी रख सकते हैं देखना। तो देखिए टोटल 5 लड़कों की औसत आयु जो है 16 है, तो हम कह सकते हैं कि 5 लड़कों का कुल योग क्या होगा, 5 लड़कों का कुल योग क्या होगा आयु का। तो देखिए कुल योग बराबर जो आप फार्मूला लिखते होंगे, औसत या माध्य गुना कुल संख्या, यही ना, ये लिखते होंगे। तो यहाँ पर कितने लड़के हैं 5, उनका औसत कितना दिया है 16, तो यहाँ से कह सकते हैं 5 लड़कों का कुल योग आ जाए जो होगा 80 वर्ष हो जाएगा आयु, ठीक है, जिसमें से 4 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष 3 महीना है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 4 लड़कों का कुल योग कितना 4 गुना 16 और 16 प्लस 3 महीना, 16 प्लस, देखिए इसको गुना करने का आसान तरीका बताता है, हालांकि आप यहाँ पर फिर इस महीने को आप वर्ष में चेंज कीजिएगा, उससे बेहतर है कि प्लस में 3 लिख लीजिए, 3 मंथ, ठीक है। तो यहाँ से कहिएगा तो 16 चौके 64, और ये तो वर्ष में डायरेक्ट निकल गया, ये क्या है वर्ष में डायरेक्ट, और ये 4 या 12 मंथ। तो आप कह सकते हैं कि 64 और 12 महीने का कितना साल होता है 1 साल, तो यहाँ पर 65। 4 लड़कों का कुल योग कितना हो गया 65, तो हमको 5वां लड़का ही तो जानना है, तो 4 तो इसमें आ ही गया, तो 5वां क्या होगा, तो बस इसमें इस 80 में इस 65 को घटा दीजिए, वही होगा 5वां, तो कितना 5 और 1 15, तो 5वां लड़का का जो आयु होगा वो क्या होगा 15, ठीक है 15 वर्ष। तो ये सब प्रश्न इजी है, कर सकते हैं, हालांकि ध्यान में रहनी चाहिए, है ना। और ये प्रश्न हमारे में से 90% लोग कर लेंगे। चलिए, यदि त्रिज्या R1 और R2 वाले 2 वृत्त के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या R वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या आंसर हो सकता है, R1 प्लस R2 बराबर R होगा क्या।
तो डायरेक्ट लगा लेते हैं फार्मूला ही, है ना। तो इसने क्या कहा, दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या r1 और r2 है, उन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का जो योग होगा ये r त्रिज्या वाले बड़े वृत्त जो बनेगा उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका r1 का जो क्षेत्रफल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो ये r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक वृत्त का त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त का r2, इसका स्क्वायर बराबर में जो बोल रहा है कि ये जो बड़ी वाली सिर्फ r वाला जो वृत्त बना है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या, पाई r1 सीधा r का स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई r का स्क्वायर। तो दोनों साइड पाई पाई खत्म, तो बचा क्या, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर ये r का स्क्वायर। तो इस तरह से जहाँ भी आंसर होंगे वो आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये सब प्रश्न जो है कॉमन प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, और मैं उसी टाइप के प्रश्न को लाता हूँ जो मैंने क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, बहुत सारा पेपर का, तो मैंने देखा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए इन सब टाइप के क्वेश्चंस को मैं वहाँ से निकाल कर लाता हूँ और आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, हो सकता है कि इस तरह का ही क्वेश्चंस। ओके, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो मैदान की चौड़ाई क्या होगा। तो मैं पहले लाइन को पकड़ूंगा, एक आयताकार का मैदान का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने में चौड़ाई। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना है, यानी इसी के योग का 15 गुना। ठीक है, पहला लाइन से हमें ये बात मिला। ठीक है, दूसरी लाइन से कहता है यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर, इसका मतलब लंबाई का मान हमें दे दिया, एल के जगह पर आप 40 पुट कर सकते हैं बी, और यहाँ पर एल 40 प्लस बी इंटू 15, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका बी निकल जाएगा, है ना। तो जैसे कहने का मतलब बी बराबर 40 बी और इधर 15 चौक 60, 600 प्लस 15 बी, है ना। तो ये बी को उठाकर इधर लेते हैं, ये 40 बी में 15 बी घट जाएगा तो कितना बचेगा मेरे में से 25 बी बचेगा और बराबर 600, और 25 से कटाइएगा तो ये कई बार में कट जाएगा, 25 दूनी 50 बच गया आपका 10, 25 चौके 100, तो बी बराबर 24 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सब प्रश्नों को सिर्फ ध्यान से पढ़िए और कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर दूर है, मीनार के आधार से 80 मीटर दूर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, ये कोई मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है, और जो कह रहा है कि बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण, यानी कोई बिंदु आगे इसका ए है, यहाँ से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण। अवनमन कोण कहने का मतलब यहाँ पर कोण बनाना, अवनमन कोण कहने का मतलब क्या, यहाँ पर कोण बनाना, ये 60 डिग्री है। तो और इनकी बीच की दूरी दी है, इस भुजा को ये मान लिया, इसको कुछ भी मान लीजिए बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आधार से 80 मीटर दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 80 मीटर हमारे पास दिया हुआ है, तो हमसे हाइट पूछ रही है। ठीक है, हाइट पूछ रही है, तो या तो आप इस कोण को कुछ कहने का मतलब ये 60 ये 90 तो 150 ये 29 होगा, या तो आप डायरेक्ट 60 ही रख लो, लेकिन 60 डायरेक्ट आप रखोगे
तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको चेंज करें। ये कोण जैसे ही कहा तो इसका मतलब लंब ये होगा, क्या होगा, लंब ये, और आधार इसको मानना पड़ेगा। ये जो आपका लंब हो जाएगा और ये आधार, ये आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो लेकिन हमको इससे तो कोई लेना देना है नहीं, हमको ये चाहिए, ये, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर tan थीटा लगा दीजिए, वो भी ठीक रहेगा। मेरी बात को समझिए, tan थीटा आप लगाते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो tan आप थीटा ले रहे हैं यहाँ पर 60 डिग्री, तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री, और लंब कितना है, ये वाला लंब होगा। यहाँ पर जब ये कोण की बात हो तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये 80, और ये आधार हमसे पूछ रहा है तो आधार डायरेक्ट आप b या h कुछ भी लिख दीजिए, चलेगा, b, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना, 1/√3 बराबर 80 बटे b, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, tan 60 डिग्री का 1/√3 नहीं होता है, देखिए √3 होगा, सिर्फ क्या होगा, √3, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 80 बटे √3 आ जाएगा। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मान देखिएगा, अगर मेरे उम्मीद से tan 60 का मान तो √3 ही होता है, ओके। अगर भूल जाते हैं तो आप निकाल सकते हैं sin थीटा के मान से, जैसे sin cos थीटा का आपको मान पता है तो आप tan थीटा का आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे tan थीटा बराबर क्या, sin थीटा बटे cos थीटा, है ना। तो sin 60 डिग्री का मान कितना, √3/2, और cos 60 डिग्री का मान कितना, 1/2। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो √3 ही आ जाएगा। अगर भूल जाते हैं तो नहीं, तो फिर आपको याद होनी चाहिए ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है उसको याद तो निश्चित ही करना चाहिए, है ना, अगर आंसर जल्दी चाहिए तो। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस तो प्राय आप देखे होंगे कि पूछ ही रहा है और बार बार पूछ रहा है, तो करना तो बनता है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम प्राय एक ही प्रश्न लेते हैं एक वीडियो में, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न कराने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ, एक ही क्वेश्चंस को लेता हूँ। जो कि अगर आप, मैंने कहा कि 30 वीडियो आपके पास मिलेगा तो मतलब 30 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, और 30 क्वेश्चंस में बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट आप रुकिए, थोड़ा सा रुकना नहीं है। देखिए, जो कह रहा है वो सिर्फ आप करते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। कह रहा है कि JHQSXLI जो भी है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उपरोक्त क्रम में ही हो। जो ये क्रम लिखा है जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो, ठीक है। JQ के बीच 2 व्यक्ति बैठे, तो एक बात देखिए, आप यहाँ पर गिन लीजिए कि कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी। तो आप ऐसे डाटा बना सकते हैं, एक लकीर खींचिए और 7 आदमी को इस तरह से डाटा बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से डाटा बना लीजिए, और इसका कह रहा है कि सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा है, यानी कहने का मतलब सामने मुंह करके बैठा, ठीक है, इस तरह से बैठा है। तो इधर इसका जो हो जाएगा दायां हो जाएगा, है ना, और इधर इसका बायां। तो कहने का मतलब ये आपका दायां और ये आपका बायां, ठीक है। आप किधरों से बैठाइएगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार ध्यान में रहे तो करने में ठीक रहता है। तो अब जो कह रहा है उस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिए। J और Q के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पहले हम यहाँ ही नहीं बैठाएंगे, अलग कहीं पर एक अलग खोपचा वाला जगह ढूंढेंगे कि अलग से इधर खोपचे में ले जाइए और बैठाइए उसको, ठीक। ये सब लैंग्वेज थोड़ा सा आउटडेटेड है, मतलब कि अलग लैंग्वेज है, तो बुरा नहीं मानिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या, J और Q के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो J
1 2 Q। तो J और Q के बीच 2 स्पेस मैंने डाला, या तो Q और J के बीच 2 व्यक्ति। इस टाइप से भी हो सकता है और इस टाइप से भी हो सकता है, क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि कौन किसके बाएं हैं, ये बात नहीं कहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से बैठा है। ठीक है, X J और S के बीच में बैठा है। X जो है J और S के बीच में बैठा है, तो X यहाँ पर, S यहाँ पर, या तो X यहाँ पर, S यहाँ पर। अभी ये भी कंडीशन लागू है, ये भी कंडीशन लागू। अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये वाला लाइन का आंसर होगा या ये वाला लाइन का, तो इसलिए हम इधर साइड में लिख रहे हैं, बाद में यहाँ पर बैठाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन? X। कौन? X H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो X है H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो H का दायां किधर, मतलब कि इधर जाना चाहिए। तो H को हम यहाँ बैठाएंगे तब ना, इधर पहला दूसरा स्थान पर X आया, H को यहाँ बैठाएंगे तब ना X जो है दाएं स्थान पर आएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं। ठीक, तो ये अभी मेरे पास कंडीशन है, लेकिन अभी परफेक्ट नहीं बैठा है, आगे और भी हमें कुछ करनी होगी। L Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, L जो है Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, L जो है Q के बाईं ओर दूसरे स्थान, पहला दूसरा स्थान Q के बायां किधर, इधर जा रहा है, इधर इस साइड में, तो Q के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, Q के बाएं ओर दूसरे स्थान पर इधर। ठीक, तो अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, टोटल 7 आदमी है, लेकिन यहाँ पर अगर इस डाटा में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला तो कंडीशन गलत हो गया, ये वाला कंडीशन गलत हो गया। बात समझ रहे हैं? अब आगे थोड़ा सा और पढ़ने का कोशिश कीजिए। L Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और I के बाईं ओर ठीक बगल में, अच्छा और I के बाईं ओर ठीक बगल में, और I के बाईं ओर, हाँ देखिए I के बाईं ओर बायां किधर, इधर ही तो जाएगा I का, अगर यहाँ पर I को बैठाया तो इसका बायां किधर, इधर ठीक बगल। तो ये कंडीशन मेरा बिल्कुल बैठ गया। और यहाँ पर कहा रहा है Q और H सीधी पंक्ति के सिरे पर बैठा है। ठीक है, तो आराम से यहाँ पर देखिए 7 आदमी बैठ गए, Q I L J X S H, और इसने जो भी कहा H, यहाँ पर I है, ये क्या है I समझिएगा। यहाँ पर क्या कहा, Q और H सीधी पंक्ति के सिरे पर बैठा है, सीधी पंक्ति के सिरे पर, यानी अंतिम सिरे पर। तो Q यहाँ और H भी यहाँ, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बैठा। तो अब आराम से आंसर दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन Z के बाईं ओर है, निम्नलिखित में से कौन Z के बाईं ओर। तो Z के बाईं ओर, Z इसका बायां किधर, इधर X, कहने का मतलब Z के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अच्छा Z के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है, H, कौन है H। Z के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन, H। इसका राइट आंसर हो जाएगा H। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से मैं हर एक वीडियो में अलग अलग क्वेश्चंस को लाऊंगा, कुछ कहीं ना कहीं आपके ये इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चंस आ गया है। तो देखिएगा, मैं जब प्रैक्टिस पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर जब निकालता हूँ तो उसमें कुछ क्वेश्चंस लगता है कि ये क्वेश्चंस कराना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ। हालांकि इससे नुकसान आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछते हैं ज़्यादातर, जो कि कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिराई जाती है। ठीक है, धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या होगा। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए हाइट दिया हुआ है 16 मीटर, या तो इसको आप S भी कह सकते हैं, हाइट को फिजिक्स के भाषा में S भी कह सकते हैं। ठीक है, और मुक्त रूप से गिराई जाती है, जिसका मतलब G भी कहीं ना कहीं
10 ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, मान लीजिए ऊपर से कोई वस्तु गिरा है तो इस पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स तो काम करेगा ही करेगा, है कि नहीं। लगभग, हालांकि 9.8 होता है, लेकिन मैं इक्वेशन को आसान करने के लिए 10 ले रहा हूँ, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमसे टाइम पूछा है कि टाइम क्या होगा। क्या इनसे रिलेटेड कोई फार्मूला आपको याद है क्या? नहीं है तो सोचिए। जैसे कहने का मतलब S बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्या ये फार्मूला ध्यान में आ रहा है? तो अब आपका जवाब होगा कि भाई साहब u कहाँ है, u है कहाँ, हो सकता है कि नहीं। तो एक बात बताइए, जब मैं यहाँ से कोई वस्तु को छोड़ रहा हूँ तो इसकी प्रारंभिक वेग क्या होगी? जब जैसे ही मैंने वस्तु को छोड़ा, फर्स्ट सेकंड जो उसकी प्रारंभिक वेग होगी u, वह 0 होगी। क्या होगी? 0। इसका मतलब ना देते हुए भी आपके पास u है, नहीं बोल रहा है फिर भी आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड u है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे ही हमने कहा कि u 0 है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 0 से t में गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा, है ना। हाफ g का मान कितना? 10, t का मान कितना? हमें तो निकालना है भाई, t स्क्वायर। अच्छा, s का मान मेरे पास यहाँ पर 16 मीटर है, s का मान मेरे पास 16 मीटर है, तो हम s बराबर 16 डाल सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको हल कीजिएगा तो 16 दूनी 32 बटे 10, 32 बटे 10, और ये आपका टी स्क्वायर। तो इसको हल कीजिए, देखिए कितना आता है। तो हम इसको ऐसे भी कटा सकते हैं, 16 दूनी 5 दूनी तो टी स्क्वायर। तो मैं इधर कर रहा हूँ, तो टी बराबर क्या? √16 बटे 5 टी। तो यहाँ पर 16 का तो वर्गमूल हमें पता है कि 4 होता है, लेकिन √5, इस 5 का वर्गमूल नहीं पता है। तो मान लीजिए लगभग में 2 पॉइंट से प्लस ही आएगा, क्योंकि 4 होता तो 2 पर प्रॉपर होता, लेकिन 5 है तो 2 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, 2.12 कुछ भी। मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन 2 से तो ज़्यादा ही आएगा ना। तो जब यहाँ पर आप, हालांकि 9.8 अगर पुट करता तो मेरे उम्मीद से परफेक्ट आंसर आता। चलिए कोई बात नहीं, तो आप 9.8 पुट कर लीजिए। 2 पॉइंट हम यहाँ पर 5 तो नहीं मान सकते हैं, 2.5 अगर 2.2 मान लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट के समथिंग में आएगा लगभग, है ना। 1 पॉइंट, तो 1.8 एक ही ऑप्शन में। अगर आप यहाँ पर जो है 9.8 रख कर देखते हैं तो हो सकता था कि आंसर सही आ जाए मेरे उम्मीद से। चलिए एक बार देख ही लेते हैं, क्या पता। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप 9.8 पुट कीजिए, कर दीजिए, तो ये 32 बटे 9.8 हो जाता है ना। इसका 32 बटे 9.8 तो 320 बटे 98। तो ये आपका टी बराबर रूट अंडर इतना कर देते हैं, तो कटा भी सकते हैं यहाँ से। देखिए तो 2 से 4 से कटाते हैं, 40, 4 से ये कटेगा क्या? नहीं, ये 2 से कटेगा, तो ये 160 और ये 49। तो फिर आप लोचा में फंस सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अप्रोक्स में मान कर निकलिए, वही बेहतर है। ओके, नेक्स्ट। हालांकि कैलकुलेटर से कीजिएगा तो प्रॉपर आ जाएगा, कर दीजिएगा। एक वस्तु की त्रिज्या वृत्ताकार पथ में गति करती है, यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाती है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा? देखिए, विस्थापन क्या होती है ये बात तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं, देखिए, वह न्यूनतम दूरी, यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई वह न्यूनतम दूरी को हम, जो न्यूनतम दूरी होगी वो उसको हम विस्थापन कहेंगे। जैसे कहते हैं कि अगर ए बी सी, आपको यहाँ से चलकर यहाँ तक आना है, तो अगर दूरी की बात कीजिएगा तो ए बी प्लस बी सी होगा, लेकिन आप विस्थापन की बात कीजिएगा तो डायरेक्ट ए सी होगा। डायरेक्ट क्या होगा? आप यहाँ से यहाँ तक
आ सकते हैं, वो होगा विस्थापन, यानी ये वाला दूरी आपका जो होगा विस्थापन हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ? तो विस्थापन न्यूनतम दूरी होता है, विस्थापन न्यूनतम दूरी होता है। तो इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, विस्थापन जो है दूरी से हमेशा कम आएगा, कुल दूरी से हमेशा कम आएगा, बराबर भी आ सकती है, लेकिन जो विस्थापन होगा कुल दूरी से ज़्यादा नहीं आएगा, कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसने कहा कि जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, यहाँ से कोई वस्तु गति कर रही है और इसने 2 चक्कर लगाया। तो पहला चक्कर घूमा तो यहाँ तक घूमकर यहाँ तक पहुंचा, फिर दूसरा चक्कर लगाया, घूमकर यहीं पहुंच गया। तो इसी जगह से उसने चलना शुरू किया और इसी जगह पर आकर रुक गया, चाहे वो 1 चक्कर चले चाहे 50 चक्कर चले। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि कुछ दूरी ही नहीं उसने तय किया, शून्य दूरी तय की। बात समझ रहे हैं? उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है? शून्य है। अरे यहाँ पर कहा था कि कुल दूरी कितनी है, तो परिमाप निकाल लेते हैं और 2 से गुना कर देते हैं तो आपका कुल दूरी हो जाता है। लेकिन विस्थापन हमने क्या कहा कि न्यूनतम दूरी होती है, किसी निश्चित समय में तय की गई वह न्यूनतम दूरी होती है। ओके, तो ठीक है, यानी शॉर्टकट दूरी भी कह सकते हैं। देखिए, उम्मीद करने का आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही होगी तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्त मेहनत लगती है वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना मेहनत लगता है। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चंस को लेते हैं, नहीं दोस्त, मैंने क्वेश्चंस को निकाला, फिर टाइप किया, फिर PDF बनाया, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम 1 घंटा का तो बनेगा। बात समझ रहे हैं? फिर एडिटिंग करूँगा, फिर अपलोड करूँगा, तब जाकर आप तक ये वीडियो पहुँचेगी, यूं ही नहीं पहुँच जाती है। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, भले ही अभी आपको वो मेहनत नहीं दिखेगी, लेकिन कहावत है ना कि जब सफल हो जाइएगा तो फिर आपके वाहवाही होगा, लेकिन जब आप सफल नहीं हैं तो आपका उस चीज़ को कोई नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कर रहे हो। बात समझ रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप पसंद कर रहे होंगे। अगर अभी तक रुके हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक मिलते रहेगी, है ना। तो एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल ऊर्जा कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न करने से पहले आप थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए, थोड़ा सा हाथ पैर चला लीजिए, जिससे कि करना में आसानी हो जाएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड और हमारे पास कुल कार्य दिया हुआ है। तो जब ये विद्युत से रिलेटेड कार्य हो तो H बराबर भी ले सकते हैं या W बराबर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो 200 जूल और करंट दिया हुआ I दिया हुआ है मेरे पास 2 एम्पियर। तो सभी के सभी SI यूनिट में दिया है, तो हमें SI यूनिट में चेंज नहीं करना होगा। हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध R पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो इन चारों से रिलेटेड कोई फार्मूला याद आ रहा है क्या? आना चाहिए। जैसे H बराबर I स्क्वायर RT। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप पुट कीजिए आपका आंसर 200 जूल, I कितना 2 एम्पियर और स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, तो 2 गुना तो R हमसे निकालने, यानी रेजिस्टेंस हमको निकालने बोल रहा है तो R रहने देते हैं, T 2 सेकेंड। तो यहाँ से सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 200 को 8 से भाग दीजिएगा तो R बराबर 25 × 200 25 ओम आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये सब प्रश्न अच्छा है, बस फार्मूला बेस्ड है, आराम से कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और क्या, है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग में कुछ इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका ज्ञान आपको होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ जीके का ज्ञान होनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर कहते हैं पार्लियामेंट जो है उससे रिलेटेड है ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस किससे रिलेटेड है कि नहीं।
तो कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया में कांग्रेस पार्टी है, इसका ये आंसर मार देते हैं। नहीं, गलत। ये पार्लियामेंट मतलब कि संसद, जो ब्रिटेन के संसद को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं के संसद है, संसद का नाम है। तो वो कहाँ का है? यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। जैसे भारत में भी जो संसद को हम लोग पार्लियामेंट को संसद ही कहते हैं ना, तो भारत से यहाँ भारत भी हो सकता था इस जगह पर, ग्रेट ब्रिटेन के जगह पर, ना कि यहाँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर। देखिए, कहता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, मैं इसको गिनने का एक आसान तरीका बताता हूँ। अब कहीं पर ये जो वर्ग दिख रहा है, ये वर्ग दिख रहा है आपको, आयत दिखे, वर्ग दिखे, लेकिन जब इस तरह का दिखे तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, आपके जो अंदर में त्रिभुज जो छोटका वाला दिख रहा है उसको आप नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस वर्ग के अंदर 8 गुना 2, जितना भी मतलब कि जो भी बड़ी नंबर आए उसको 2 से गुना कर दीजिएगा। तो इसमें टोटल 16 त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज हैं इस वर्ग में, बात समझ रहे हैं? 16 त्रिभुज है। अब साइड से गिन लेते हैं, 1 2 3, तो ये 3 त्रिभुज यहाँ पर बने। तो 16 + 3 त्रिभुज, कितना त्रिभुज? तो आपका जवाब होगा 19 त्रिभुज। और कोई त्रिभुज इसमें नहीं बन रहा है, आप आराम से देख सकते हो। ओके, तो ये कुछ तरीका है जिसको आप लोग को आना चाहिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो फिर सीख सकते हैं। देखिए, विक्रम ने आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और सीधे 4 किलोमीटर चला। तो वह आर के किस दिशा में है? वह आर के किस दिशा में है? तो देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चंस हो तो आप क्या कीजिएगा, ये डायरेक्शन ध्यान में रखिएगा। ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम, और ऊपर उत्तर, और ये दक्षिण। जो मैप में आप यूज करते हैं इसी तरह से आप यूज करते हैं। ऊपर जो भी एरिया आता है, जो भी क्षेत्र आता है, जो भी राज्य आता है, वो उत्तर में होता है, बस समझ रहे। नीचे जो भी होता है वह दक्षिण में, जो आपका मैप होता है ना। तो ये आपको मानना है कि, मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ये आपको मानना है कि स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से इधर जाने का मतलब कि पूरब जा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से इधर जाने का मतलब कि उत्तर जा रहे हैं। तो ये बात को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, ये वाला पॉइंट जिसको कहता है आर से चलना शुरू करता है। आर वो स्टार्टिंग पॉइंट है, आर वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट से पश्चिम की ओर मतलब इधर जाना। ये 7 किलोमीटर गया, ठीक है, इधर गया, ठीक है, और फिर बाएं मुड़ा, अब देखिए, आप भी इस जगह पर रख कर देखिए, आप इधर जा रहे हैं, तो आप अगर बाएं मुड़ना होगा तो किधर मुड़िएगा? इधर ना, है ना, इधर मुड़िएगा। और 2 किलोमीटर चला, कितने चला? 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा। आप इधर जा रहे हैं और आपको कह दिया जाए कि आपको बाएं मुड़ना है, तो इसका मतलब किधर मुड़िएगा? इधर मुड़िएगा, है ना। और कह रहा है कि 4 किलोमीटर, कितना? 4 किलोमीटर। तो आर अब किस दिशा में है? आर से किस दिशा में, इस पॉइंट से वह किस दिशा में? तो यहाँ पर है। अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मानूँ तो ये 4, तो इधर बच गया 3, तो 3। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहाँ है? उस जगह को आप लोकेट कीजिए। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से आप ऐसे लकीर खींचिए, तो अब देखिए, ये दक्षिण और ये पश्चिम, है ना। तो यहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट से, कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये किसके बीच आ रहा है? पश्चिम और दक्षिण के बीच में। किसके? और पश्चिम और दक्षिण के बीच में। ये
इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि एक चीज़ मैं और आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, देख समझिए। जैसे इसने क्या कहा कि बाएं मुड़ा, तो आप घड़ी समझते हैं, घड़ी तो देखे होंगे, जो एनालॉग घड़ी होता है, डिजिटल घड़ी नहीं है, एनालॉग। तो कटा वाला जो सुई वाला जो घड़ी होता है वो, तो घड़ी में कुछ डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक इस तरह से चलेगा, ये जो काटा यहाँ पर है वो इधर आएगा, तो ये सीधा डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब जब भी आपको दायां मुड़ने बोले, तो आप जैसे यहाँ पर किसने क्या कहा, बायां मुड़ना है, क्या कहा है, बायां मुड़ना है। तो बायां मतलब कि उल्टा, एंटी क्लॉक घूमना है, बायां मतलब उल्टा। जैसे मैं इधर यहाँ से स्टार्ट किया जाना, तो इधर गया, तो एंटी क्लॉक किधर घूमेंगे, इधर। जैसे यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉक किधर, इधर, बायां एंटी क्लॉक। तो इधर इधर कैसे घूम सकते हैं, ऐसे गए, ऐसे इधर घूमेगा, फिर बायां कैसे, इधर। और क्लॉक वाइज का था, दायां घूमने का था, तो आप क्लॉक वाइज घूमते हैं ऐसे, जैसे घड़ी में सही दिशा घूमता है। बात समझ रहे हैं, समझिए, थोड़ा आसान होगा करने में, और क्या। नेक्स्ट देखिए, मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ जिससे कि सभी को समझ में आ सके, है ना। मैंने 2-4 वीडियो जो है फास्ट करने का कोशिश किया, पता नहीं, हो सकता है नहीं समझ में आया हो सकता है वो तरीके को ना समझ पाया हो, क्योंकि मैं अधिकतर उसमें शॉर्टकट लगाया था। और लेकिन फ़ायदा तो वही है दोस्त, आप बेसिक से करने से बेहतर है कि आप थोड़ा शॉर्टकट करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्त, इस चीज़ को मैं अच्छी तरह बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम में टाइम कितना मायने रखता है। आपका एक सेकंड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। भले ही आपको लगता होगा कि यहाँ पर 90 मिनट चल रहा है, लेकिन वह जब उल्टा चलना शुरू होता है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 40 मिनट 50 मिनट पार हो गया। तो उस स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी 100 क्वेश्चंस को देखूँ 90 मिनट में, तो आपको थोड़ा फास्ट करनी होगी। और आप जो सोचिएगा बेसिक तरीके से करके निकालने के लिए, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत बढ़ सकता है दोस्त। तो समझिए, और क्या कह सकते हैं, मैं तो बस आपको समझा ही सकता हूँ। समझना है ना समझना वो आप पर डिपेंड करता है ना। आप मेरा गाना सुनते कब हैं, मैंने कई दिनों से कह रहा है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते हैं निकल जाते हैं, यानी काम से काम मतलब रखते हैं, और आपको कुछ समझ ही नहीं आता। तो फिलहाल चलिए, उस चीज़ को ना समझे वो अलग बात है, लेकिन तरीके को समझिए और सीखिए, वही बेटर है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी मान लेते हैं ये फादर, ये सन, ठीक है। तो सन का आयु अगर अनुपात में 1 लेते हैं, तो इसका क्या लेंगे, 4 गुना। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी मैं बेसिक तरीका नहीं बता रहा हूँ, हालांकि ज़रूरी भी नहीं है बेसिक तरीका करने का, बात समझिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु अगर 1 मानते हैं 5 वर्ष बाद पहले, तो इसकी 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो कब, 5 वर्ष पहले, कब, 5 वर्ष पहले। तो इसका मतलब जो है, इसका गैप जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, इन दोनों का गैप, जो गैप यहाँ पर होगा वही गैप यहाँ पर 1-1 का गैप होना चाहिए, जो गैप 5-4-5 का है। तो इस गैप को आप बराबर करने का कोशिश कीजिए। वो गैप बराबर कैसे कर सकते हैं, समझिए थोड़ा। तो आप यहाँ का गैप लीजिए, 4 और 1 का गैप कितना, 3, 5 और 1 का गैप कितना, तो आप कहिएगा कि 4। तो थोड़ा सा इधर कष्ट कीजिएगा, F और S लिख लीजिए। अब जो नीचे वाले गैप आया है उसको ऊपर वाले से गुना कीजिए, और ऊपर वाले में जो गैप आया उसको नीचे वाले से गुना कीजिए। तो ये 4 चौके 16 और ये 4 एका 4, ये 5 तिया 15 और ये 3 एका 3। अब आप कह सकते हो कि यहाँ का गैप जो है वही गैप यहाँ का भी है। देखिए यहाँ 16 और 15 का गैप कितना, 1, और 4 और 3 का गैप कितना, 1। तो 1 गैप आया दोनों जगह, तो अनुपात में 1 गैप आया है, रियल में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले है। तो इसका मतलब इस 1 अनुपात का मान 5 दिया है। हमसे पूछा किसके बारे में है,
पिता की वर्तमान आयु पूछा है, पिता की वर्तमान आयु हमसे पूछा है। तो एक गैप का, अब इस डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं, बात थोड़ा समझिएगा। इस डाटा से ये जो भी है इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब यही है वर्तमान अनुपात 16 और 4। ये तो अगर पूछता कि 5 वर्ष पहले का आयु क्या था पिता का, तो यहाँ से मैं इसको गुना करता, लेकिन ये वाला वर्तमान है, ये वाला क्या है, ये वाला 16 और 4 दोनों का वर्तमान है। तो 1 का मान 5 है तो 16 का मान कितना होगा, तो आप 16 गुना 5 कर दीजिए ना, 80। तो पिता की आयु कितनी होगी, 80 वर्ष। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये एक अच्छा तरीका है जो कि कम समय में कर सकते हैं। हालांकि आप अगर चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, मैं बिल्कुल बेसिक से ही करूँगा, तो फिर आपकी इच्छा, मैं उसको भी करा देता हूँ, बशर्ते मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है, ठीक है। तो पुत्र की आयु को हम x मान रहे हैं, वर्तमान आयु को, तो पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की आयु, तो आपका जवाब होगा कि 5x हो जाएगी। तो ये बात तो हमने इस लाइन से निकाल लिया। तो अब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी, x - 5, और 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी, 5x - 5, है ना, जो कि बाद में अनुपात बन जाता है, 5 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, पिता की आयु पुत्र की, यानी पुत्र की आयु की 5 गुनी, तो 1/5। बस इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर जो भी x का मान आए इसमें पुट कीजिएगा, वो आपका आयु निकल कर आ जाएगी, ये वर्तमान आयु इसकी निकल कर आ जाएगी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इससे बेहतर है कि आप इन सब तरीकों को अप्लाई कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को तो मेरे उम्मीद से सभी लोग कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस पेपर है तो आप करिए आराम से, नहीं तो आप निकल भी सकते हैं इस पेपर को, मतलब कि इस क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ जाइए। अगर कर रहे हैं तो आप पहले, मैंने क्या कहा, शुरू में ही कहा कि आप वीडियो रोककर ज़रूर करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि जब आप खुद से कीजिएगा तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो सकता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट बना लें, है ना। उसके बाद देखिए कि आपने क्या तरीका को अप्लाई किया, हमने किस तरीके को अप्लाई किया और कैसे, आपका टाइमिंग क्या आया, मेरे तरीके से करते हैं तो उसका टाइमिंग क्या आता है, तो आपको एक डिफरेंट नज़र आएगा। तो जिससे भी आपको बेटर लगे उससे आप कर सकते हैं, है ना। तो इसको देखिए, a का 80%, a का मतलब क्या, गुना हम यूज कर सकते हैं, 80% b के 50% के बराबर है, ठीक। आगे हमसे प्रश्न पूछा है, जो b है वह a का x% के बराबर है, ठीक है, ये कह रहा है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर देखिए, हालांकि आप चाहें तो इस चीज़ को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, a गुना 80% बराबर b को हम a गुना x%, इस b के जगह पर a गुना x% यूज कर सकते हैं, a गुना x% गुना 50%। ओके, तो a से a खत्म, हमको x का ही तो वैल्यू पूछा है, a से क्या लेना देना हमको, तो यहाँ पर और कटा सकते हैं, इस परसेंट से कोई 1% को कटा दीजिए, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अब क्या बचा, तो यहाँ पर 50% और इधर सिर्फ 80 बचा है, तो 80 और इसको 50% को अगर देखिएगा तो परसेंटेज को हटाइएगा तो नीचे में कितना, 100, तो ये 80 गुना 100/50 बराबर 1। तो इसको हल कर लीजिए, देखिए 50 दूनी और 80 दूनी 160, तो x बराबर कितना, 160, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 160। ओके, नेक्स्ट देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और कोण 60 डिग्री वाले, यानी 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। जो कहने का मतलब ये, अगर मैं वृत्त मानता हूँ तो यहाँ पर कोण जो है 60 डिग्री, इसका इस तिर्यकखंड का क्षेत्रफल चाहिए। अगर वो
ए बी कह दें तो ओ ए बी का क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये होता है। देखिए दोस्त, थोड़ा सा मेरी जो है तबीयत वगैरह थोड़ा ख़राब हो गया है, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं कि आवाज़ में आपको अंतर दिख रहा होगा। तो ये 60 बटे 360 पाई का मान जो भी है पुट कर दीजिए 22/7। नहीं दिया है तो अगर कहा देता कि ये लेना है तो ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ कहा नहीं है। आर का मान कितना, इसकी त्रिज्या कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 × 7, तो ये 60 से 6 बार में ये 7 से कट गया, तो ये 6 जो है 3 और ये 11 बार में 2 से, तो कितना आ गया 11 × 7 = 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ये सब प्रश्न बस फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, जल्दी कर लीजिएगा, नहीं तो कर लीजिए, तो ज़्यादा फार्मूला थोड़ी रहता है। ओके, इसको कीजिए। देखिए, एक कार्य क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। तो इस दूरी के दौरान औसत गति क्या होगी। तो देखिए, यहाँ से औसत गति बराबर फार्मूला तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। औसत गति का जो फार्मूला होगा कुल दूरी बटे समय, है ना। तो कुल दूरी तो हमें पता है कि 7 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी लिए हैं, तो कुल दूरी तो हमें पता चल गया क्या है 7 × 4। क्यों? क्योंकि 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी लिया है, तो ये 28 किलोमीटर हमें कुल दूरी तो पता है, बट टाइम हमें पता नहीं है कि टाइम क्यों। तो समय बराबर क्या होता है तो आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यही तो होता है ना। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल। तो चलिए निकालते हैं समय को हम फाइंड करते हैं। तो पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चला 7 किलोमीटर, तो 7/10, तो यहाँ पर कुछ टाइम निकला T1 या कुछ भी मान लीजिए, इधर T2 निकलेगा। तो यही 7 दूरी आगे 7 किलोमीटर और दूरी जाएगा और 20 के रफ्तार से जाएगा, तो यहाँ पर T2 समय निकला, फिर 7/30, T3 फिर 7/60, तो इतना। तो यहाँ से समय बराबर निकल जाएगा जो भी होगा। तो मैं LCM 60 ले लेता हूँ, 60 ही होगा, ले लेता हूँ, क्या 60 ही होगा, निकाल के देखिएगा। तो 6 × 7 = 42, ये चीज़ तो आप करना जानते होंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और ये 14 और ये 7, 14 × 7 = 21, 21 × 21 = 42, यानी 84/60। कितना आ गया 84/60 घंटा। ये टाइम किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर घंटा में और किलोमीटर में, तो मतलब SI यूनिट में, तो SI यूनिट कहते हैं जो घंटा में है, तो ये भी घंटा में ही आएगा। तो समय मेरा निकल गया। तो अब लगा लीजिए ना, यहाँ पे जो भी है, ये जो भी है उसको लगा लीजिए। तो कुल दूरी कितना है 28 और समय कितना निकला 84/60। इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा 28/84 गुना, ऊपर चल जाएगा ये 60 ऊपर में, तो 28 × 84 और ये 20 × 60, तो ये कितना आ गया 20 किलोमीटर पर घंटा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट। ये प्रश्न भी अच्छा है, इस प्रश्न को भी मैंने, देखिए मैं पेपर प्राय जो है क्वेश्चंस को जो निकालता हूँ, अड्डा 24/7 नाम की कोई ऐप सुने होंगे, ठीक है, जिसपे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किए गए हैं। तो वहीं से इस सारे क्वेश्चंस को मैंने लगभग क्वेश्चंस को निकालते हैं, और अदर जगह से भी मैं लेता हूँ, जैसे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम हो गया और सारे पेपर वो मैं एक्स्ट्रा जगह से लेता हूँ। तो हालांकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन
टेस्ट से ही लेता हूँ, जहाँ से थोड़ा आसानी हो जाता है क्वेश्चंस लेना, और कुछ नहीं। लेकिन क्वेश्चंस की टाइप में कमी नहीं होगी। तो देखिए, एक तैराक स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, ठीक। जब नदी की 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, यानी नदी में जो जल की गति है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे एक निश्चित दूरी जाने में एवं लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूरी है? तो मेरी बात को डायग्राम से समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि ये दूरी है, ठीक है, ये दूरी है, ये और भी कुछ दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से ये नाव चलना शुरू किया, यहाँ से ये नाव चलना शुरू किया, और धारा भी सेम दिशा में जा रहा है। तो फिर धारा के दिशा में जो चाल होगी वह क्या होगी? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं धारा के दिशा का चाल, धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगी वह धारा की चाल प्लस नाव की चाल, धारा की चाल प्लस नाव की चाल, या आप कह सकते हैं बोट प्लस स्ट्रीम की। चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो धारा की चाल कितनी, जल में जो नाव की चाल बोल रहा है, तैराक की चाल, अच्छा तैराक की चाल वह 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर प्लस, और जब दिशा एक ही दिशा में जा रहा हो, तो धारा की दिशा में जब जा रहा हो तो 5 एक 6 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर घंटा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर विपरीत बोले, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत दिशा में चाल, या तो विपरीत चाल, तो फिर क्या हो जाएगा? तो तैराक की, किसके? तैराक की। तो यहाँ पर धारा के विपरीत, देखिए आप इधर से जा रहे हो और धारा इधर से जा रही है, धारा इधर से बह रही है, ठीक है। तो या तो कह सकते हैं कि आप इधर से आ रहे हो, क्योंकि आप अब इधर से गए हैं तो आप इधर से लौटोगे, तो धारा की गति थोड़ी ना चेंज होगी, तो सेम टू सेम रहेगी। तो धारा के दिशा में जब जा रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में, तो चाल आपकी घट जाएगी 1 किलोमीटर। तो यहाँ से आपका 4 किलोमीटर पर घंटा निकल कर आएगी। क्या इतनी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे। अब इसने क्या कहा कि वह निश्चित दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ दूरी को हम मान लेते हैं d दूरी है। निश्चित दूरी क्या है? d है। तो यहाँ से कहने का मतलब, अब मेरी बात को गौर से समझिएगा। समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितना हमने d मान लिया, दूरी की क्या मान लिया? d। जब धारा के दिशा में जा रहा है तो d दूरी तो वही तय करेगा, लेकिन धारा के दिशा में जब जा रहा है तो समय क्या लगेगा? d बटे 6। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो फिर इधर से गया, फिर वही दूरी को यहाँ तक तय करेगा, d ही दूरी को तय करेगा, क्योंकि इसकी तो निश्चित दूरी फिक्स ना कह दिया है कि निश्चित दूरी को तय कर रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं निश्चित पॉइंट पर लौट रहा है, तो वही दूरी को अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगा। तो कुल समय, हमने ये समय बराबर ही तो है, यहाँ पर ये कह सकते हैं ये कुछ समय यहाँ लगा, कुछ समय यहाँ, और टोटल समय 75 मिनट लगा। तो एक बात बताइए, सब कुछ जब घंटा में है तो ये मिनट में क्या कर रहा है? इसको भी आप घंटा में चेंज कर दीजिए, है ना। तो घंटा में हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ से अगर सोल्व कीजिएगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना? 6 4 का एलसीएम 12, तो ये हो गया 2d प्लस ये हो गया आपका 12 को आप 4 से भाग दीजिएगा 3d, 2d 3d, और ये 75 बटे 60। तो यहाँ से कटाइएगा तो 12 पंचे 60 और 15 पचे 75, तो 2d और 3d, तो 5d बराबर कितना? 15। तो d बराबर कितना? 3। तो दूरी कितना है? 3 किलोमीटर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यह स्थान कितनी दूरी पर है? यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है? 3 किलोमीटर। तो आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप
शुरू से छोड़कर निकल जाते हैं तो फिर अच्छे क्वेश्चंस को मिस कर जाते हैं, है ना। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रायः पूछा ही जाता है। देखिए, पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन एक टाइप भी होता है ना कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है। यह क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो कुछ दोस्त तो सही जवाब दिए, लेकिन कुछ का आंसर गलत था। तो इसने कहा कि 1971 में निम्नलिखित में से किस देश का गठन किया गया था, तो वो था बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट जो आज के लिए मैंने पेपर में रखा है, इस क्वेश्चंस को बताइए। हालांकि मैंने इसको प्रीवियस ईयर में पेपर में मैंने कराया है। जो अभी तक मैंने टोटल एएलपी का 29 एएलपी टेक्नीशियन का जो है आपका 29 शिफ्ट का पेपर क्लियर कराया है, फुल सॉल्यूशन, साथ ही आपका अलग से मैथ प्लस रीजनिंग को सॉल्व करवाया है, मैथ प्लस रीजनिंग को सॉल्व कराया है। और अभी जो मैं प्रैक्टिस पेपर में ले रहा हूँ, मतलब कुछ पेपर में मैंने लिया था मैथ प्लस साइंस का, तो उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया उस पेपर में, उस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप सपोर्ट कीजिएगा, इसको भी आप समझिएगा। कहीं ना कहीं ये आप ही के लिए बेनिफिट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे बेनिफिट नहीं हो, फिलहाल अभी बेनिफिट नहीं हो रहा है, अभी बस आपका प्यार मिल रहा है, अभी आपका सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल कोई सपोर्ट अभी हमें नहीं मिल रहा है। ओके, तो आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे तो ज़रूर फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, अनंत। इसका मैं आंसर्स आपको बताऊंगा और मेरे में से आप फिर कभी जल्दी भूलोगे नहीं। हालांकि आप मेरे प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, तो मेरे में से तो आप आसानी से इसका आंसर दे दोगे। तो ये पेपर, ये क्वेश्चंस का जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आपको इस सारे पेपर को नहीं देखें तो देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी एग्ज़ाम दूर है, ज़रूर आप कर सकते हैं। और आपसे आप लोगों से एक बात पूछना चाहते, क्या मैं आरआरबी जेई का जो पेपर है, क्या मैं इसका प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन करा दूं सबको? इसका ज़्यादा शिफ्ट नहीं है, टोटल 32 शिफ्ट में। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो बताइएगा, मैं जेई का पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। हालांकि उसमें मैं लूँगा मैथ, साइंस और रीजनिंग, 3 चीज़ को लूँगा। तो देखिए, एक चीज़ कराने में हमको थोड़ा सा अल्टर लगता है और उससे हमको लगता है कि आप लोगों को कम बेनिफिट होगा अगर मैं किसी एक चीज़ को कराऊँ तो। हालांकि सभी चीज़ को कराने से ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं और सभी तरह की चीज़ें आपको मिलेगी, तो आपके दिमाग पर हर वक्त उस चीज़ का इफेक्ट पड़ते रहेगा कि हाँ मैंने आज ये चीज़ पढ़ा, फिर ये चीज़ पढ़ा। अगर हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज ना हो, तो उसको आप अलग से तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग की जैसी इच्छा। ओके, तो और आगे क्या बोलूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो कोई दोस्त वगैरह जो भी हो उनको शेयर कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं उन्हें भी बेनिफिट मिले और आपके शेयर से हो सके कि हमें थोड़ा सा हमारी चैनल को बूस्ट मिले। तो और क्या कर सकते हैं, बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।